सर ने बीएससी ऑनर्स किया है? हाँ जी। उस टाइम पे तो आईआईटीज एग्जिस्ट करने लग गई थी। बहुत आराम से आईआईटीज थी, और मैं जिस कॉलेज में था जहाँ से मैंने बीएससी, जहाँ से मैंने इंटर किया, तो वहाँ अच्छा माहौल था जेईई का, और हमेशा वहाँ से 8-10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी होते थे। उस समय 5 आईआईटीज हुआ करती थी, उन 5 आईआईटीज मिला करके हमारे एक कॉलेज से और 5-6-8 स्टूडेंट्स हर साल सेलेक्ट होते थे। पूरा वातावरण था उसका। लेकिन मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैंने जेईई का फॉर्म भरा ही क्यों? इसलिए कि मैं प्रदूषित नहीं था, अच्छा। इसलिए कि मैं सिचुएशंस को अपने हिसाब से जज कर सकता था, अपने हिसाब से निर्णय ले सकता था। मैं दूसरे क्या कर रहे हैं वो मेरे ऊपर हावी नहीं होता मेरे निर्णय लेने के अंदर में। और वो आशंकाएं कि वो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ऐसा करियर, वो करेंगे तो वो सब नहीं था मैं प्रदूषित नहीं था। और इस कारण से मैंने शुरू में ही तय किया था, स्कूल के ही समय में, जिस समय मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं होते थे, उसी समय मैंने तय किया था, क्लास 7-8 के समय, कि मुझको शिक्षक बनना है। किसी भी विषय में मुझे शिक्षक ही बनना है, चाहे स्कूल में बनूं, चाहे कॉलेज में बनूं, चाहे प्राथमिक पाठशाला में बनूं, बनना शिक्षक है। और इसलिए जब इंटर के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आनंद आया, उसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि हाँ क्या क्या मस्त विषय है, तो उसका विषय भी तय हो गया फिर कि अपने को शिक्षक बनना है, और साइंस में शिक्षक बनना है, साइंस के प्योर साइंसेस के इसमें मुझे जाना है, उसी स्ट्रीम में जाना है। तो इसलिए जेईई के फॉर्म नहीं भरा, और आप देख रहे हो कि मैंने नहीं भर के कोई गलती नहीं की। सर लेकिन उस टाइम पर आप कैसे कह सकते थे? क्यों नहीं कह सकते थे? हमें पता था कि जिसमें मेरा मन है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो उसमें मैं काम करूंगा तो सफलताएं मिलेंगी। नहीं काम जैसे हमने भी पोल्यूशन की बात की, तो वो पोल्यूशन स्टिल भी एग्जिस्ट करता है आजकल। बच्चे अभी भी रेट रेस करते हैं, रेट रेस होती है बच्चों के लिए, दौड़ में दौड़ रहे हैं, आईआईटी जाना है। तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो अपना जो मस्तिष्क होता है ना, अपनी जो भावनाएं होती हैं, दिल होता है, दिमाग होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत डाइवर्स है, बहुत सुंदर है। आप उस सबको उसके अंदर एक बोरे के अंदर में भर रहे हो। हर किसी को आईआईटी करना है, हर किसी को नीट करना है, हर किसी को इंजीनियरिंग करना है, हर किसी को कंप्यूटर साइंस करना है, वहां तक ये नहीं कि चलो इंजीनियरिंग करना है, हर किसी को कंप्यूटर साइंस करना है, उसमें भी डेटा साइंस करना है। तो आपकी जो डाइवर्सिटी है ब्रेन की, आप उसको कतई नहीं पहचान रहे हो और कतई उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो आईआईटीज के अंदर में आते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर में जाते हैं, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, तो मुझे लिखते हैं कि हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने जेईई की परीक्षा दी, मेरा सिलेक्शन हुआ और हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। बहुत सारे ईमेल मेरे इस प्रकार के आते हैं। तो बात वहीं पर है कि हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं, अपने दिमाग को नहीं पहचान रहे हैं, अपने दिल को नहीं पहचान रहे हैं। और एक वो मृग तृष्णा है, एक भ्रम है, एक आभास है कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, जो कि मिथ है, पूरी तरह से मिथ है। आप जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है फिर? मैं क्यों बताऊं क्या सोल्यूशन है? मैं कोई वो समाज सुधारक थोड़ी हूँ कि उसके सोल्यूशन। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है ना, वो 2 जगह से है, एक परिवार से और एक स्कूल से। स्कूल सिस्टम में हमें अपने विषय की सुंदरता को सामने लाना। देखो प्लेजर सबसे बड़ी चीज होती है ना, जिसमें प्लेजर मिलता है आदमी वही काम करता है, चाहे वो प्लेजर अच्छे काम से मिले या खराब काम से मिले। आप रात रात भर लोग इंटरनेट खोल करके उल्टे सीधे साइट्स पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको प्लेजर मिलता है वहाँ पे। ओके, तो जो स्कूल सिस्टम है उसका काम है कि विषय का प्लेजर उसके सामने में रखना और उसका अनुभव कराना, उसको फील कराना कि जो इकोनॉमिक्स है आपका, जो सोशल साइंसेस है आपका, या जो फिजिक्स है आपका, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इट्स ब्यूटीफुल। तो जिस विषय के शिक्षक हैं ये उनका दायित्व है अपनी दुकान ठीक चलाएं और अपने विषय के बारे में वो लोगों को इंप्रेस करें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षक जो है जो क्लास में जब भी जाए तो उसको दिखना चाहिए कि ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सर लेकिन आजकल का जो टाइम है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मतलब एक कारोबार जो बोलते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्रीज है, चाहे स्कूल्स हैं, तो एक बिजनेस बन के रह गया। और काफ़ी ऐसी खबरें भी आती रहती है कोटा वगैरह शहरों से कि बिल्कुल प्रेशर में बच्चे रहते हैं, या फिर सुसाइड जैसी खबरें। तो उनका क्या समाधान है? वही तो कह रहा हूँ, दो एंगल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। एक तो हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल में, जो हमारे टीचर्स हों हर विषय के अंदर में, चाहे लिटरेचर का विषय हो, चाहे साइंस का हो, या मैथमेटिक्स का हो, या किसी भी संस्कृत का, किसी भी चीज़ का हो, वो टीचर को पहले प्राइड होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्राइड होना चाहिए उसको। मैं ये होना चाहिए उसको। तो उसको अगर वो प्राइड होगा, उसको अगर उसके अंदर में खूबसूरती नजर आएगी, तो फिर अपने स्टूडेंट्स को वैसे परोसेगा। ओके, तो लोग बहुत कैरियर और ये और वो के पीछे नहीं जाते हैं। वो जाते होते तो जब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इतना समय बर्बाद करते हैं वीडियो खेलने पे, नहीं करते ना। अगर वो इतना ही करियर कॉन्शियस होते कि आईआईटी जाएंगे तो अच्छा करियर बनेगा, अगर इतना ही करियर कॉन्शियस होते तो क्यों समय बर्बाद करते फालतू के कामों में? क्यों वीडियो गेम खेलते इतना सारा? क्यों इंटरनेट के साइट पर इधर उधर जाते? वो करियर कॉन्शियसनेस के कारण से नहीं जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो दुनिया क्या है और दुनिया कैसी है, कितनी खूबसूरत दुनिया है, उसके कितने आयाम है, कितने डायमेंशंस है, उनको पता नहीं है। द स्कूल टीचर्स कैन डू दिस, अपने अपने सब्जेक्ट में दे कैन डू दिस। एक ये है। दूसरा पेरेंट्स है, उसके लिए सामाजिक आंदोलन चाहिए। जो टीचर्स हैं उसको सामाजिक आंदोलन नहीं चाहिए, उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। टीचर्स को आप प्रॉपरली ट्रेन अप कर सकते हैं, उसको अपने सब्जेक्ट में दिखने लगे सब्जेक्ट। अब मैं तमाम वर्कशॉप करता हूँ फिजिक्स टीचर्स की, तो वो दिखता नहीं है ना, वो खूबसूरती दिखती नहीं है, दिखानी पड़ती है, बट इट कैन बी डन बाई ट्रेनिंग। पेरेंट्स का जो मामला है वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं चलने वाली है ना, वो एक सामाजिक आंदोलन होने वाला है। एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, पेरेंट्स को भी इस बात का रियलाइजेशन चाहिए। मामले में उनकी तारीफ करता हूँ मैं ट्यूशन कोचिंग कराने वालों को, वो ईमानदार बहुत है। वो बिल्कुल साफ कहते हैं स्टूडेंट्स को कि मेरा मैंडेट आपको परीक्षा पास कराना है, आपको पढ़ाना नहीं है।
है ना, वो देर वेरी क्लियर। और ये आपको बता करके ही कहते हैं आपको आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत, आपको पढ़ना है तो कहीं और जाओ, आपको इम्तिहान पास करना है तो मेरे पास आओ, यही तो होता है ना ट्यूशन के अंदर में। दैट इज वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर इम्तिहान पास कर गए और लर्निंग नहीं, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इम्तिहान पास कर गए, विभिन्न प्रकार की जो उनकी तकनीक्स होती हैं इम्तिहान पास करने और कराने की, शॉर्ट ऑफ इलीगल वेज, शॉर्ट ऑफ इलीगल वेज, रट लो, याद कर लो, 1000 सवाल बना लो, कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा, पैटर्न रटवा दिए। पैटर्न्स रखवा दिए, दीज आर इलीगल मेथड्स। तो ऐसा करके उन्होंने अगर बिना सब्जेक्ट को समझाए हुए, बिना सब्जेक्ट के डेप्थ में गए हुए, बिना उसकी क्षमता को बढ़ाए हुए, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाए हुए अगर इम्तिहान में पास करा दिया, ऐसे ही बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर के ज़्यादा कष्ट पाते हैं। कितने हैं आपके, काउंसलिंग सर्विस कितनी बढ़िया है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में? अच्छी खासी बढ़िया सर। क्यों? जब बच्चे ने जेई पास किया है, एडवांस भी पास किया है, फर्स्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, आईआईटी कानपुर के अंदर में उसका एडमिशन हुआ है, छोटी मोटी आईआईटी में नहीं हुआ है, अब उसको काउंसलिंग की क्यों जरूरत है? इतने सारे काउंसलर्स रखने की, फैकल्टी का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, हॉस्टल का अलग, ये वो इतना बड़ा काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्यों? कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो जेई पास करके इंस्टीट्यूशन में किसी में एडमिशन ले लेना, इट्स एब्सोल्युटली हैज नो कनेक्शन विथ योर डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट। ये आपने अपने उधर के समय में, वो 12-13 साल जो आपने पढ़ाई की है स्कूल सिस्टम में, उस पीरियड के अंदर में आपने अपने मस्तिष्क का कैसे विकास किया है, और आप चीज़ों को कितना देख करके आपको चीज़ें दिखती हैं, उसकी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें आपको दिख जाती हैं, और उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करके और कुछ गड़बड़ है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालना, ये सब ट्रेनिंग अगर है तो यू विल डू एक्चुअली। जुगनू भी उड़ाएंगे आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स जो हैं, फॉर्मूला कार भी बनाएंगे, और अगर वो नहीं हुआ है तो फिर वो जाएंगे उसके पास, आलोक वाजपेयी के पास भी जाएंगे। जब जेल गए थे। हाँ, वही समय था जयप्रकाश नारायण ने एक जुलूस निकालने का आह्वान किया था, और तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो पहुंचे थे उनके निवास पे, कदम कुआं पटना में उनका निवास है, तो वहाँ पर सभी लोग पहुंचे थे कि यहाँ से जुलूस चलेगा। लेकिन धारा 144 लग गई तो लोग पीछे हट गए, किसी ने जुलूस ही नहीं निकाला। अब हमें तो ये पता लग रहा था कि जब अनाउंस्ड है कि जुलूस निकलेगा कल 11 बजे, और हम सब लोग वहाँ पे हैं, और 144 लग गई और पुलिस आ गई, तो हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, तो संघर्ष क्या करेंगे फिर? संपूर्ण क्रांति कहाँ से करेंगे? क्रांति कहाँ से आएगी? तो भ्रांति भ्रांति हो गई सारी। तो हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो थे, 10-12 स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ नहीं, अपना नारे वारे निकाल कर हम सड़क पर उतर गए, और हम उतर गए तो पीछे से कुछ और लोग भी जो गए, वो 40-50 लोग जो वो अपना नारे लगाते हुए आगे बढ़े, तो हो गया, जुलूस निकला भाई। उसके बाद फिर कहीं पर पुलिस ने रोका कि 144 लगी, आप नहीं जा सकते आगे। तो फिर हम लोग, जैसे आंदोलनों में हुआ करता है, हम लोग नहीं, हमें तो जाना है, जुलूस हमें निकालना है, आप नहीं जाने तो यहीं बैठेंगे, तो लोग सड़क पर बैठ गए सारे के सारे। तो उसके बाद फिर पुलिस ने एक्चुअली अपनी गाड़ी लाई, लगाई, और उसके अंदर में ये हुआ कि हम गिरफ्तार करें। तो वो जो 40-50 थे ना, उसमें से वो 30-40 खिसक गए, तो पीछे से उठ करके चले, और हम वही 8-10 बचे जो शुरुआत में निकले थे सड़क के ऊपर, जिसके पीछे और आए थे, हम वही 8-10 बचे। उन 8-10 को पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और हमें फुलवारी शरीफ की जेल के अंदर में लेकर के गए। वहाँ हमने 7 दिन खूब मस्ती की। हाँ, पुलिस ने की, आपने की? हमने बहुत मस्ती की, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर टाइप था, और उस समय में, उस कालखंड में ऐसा नहीं था कि पुलिस और छात्र बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन, उस तरह का नहीं था। तो जेल में हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और जेल में हमारी मुलाकात बहुत अच्छे अच्छे नेताओं से हुई। शिवानंद यादव जो है अभी उसमें जेडीयू में, तो उनके पिताजी रामानंद यादव, ये दोनों वहाँ पर जेल, एक दिन के बाद, मेरे वाले घटना से कोई मतलब नहीं था, दूसरी अपने क्षेत्र में, वो दोनों वहाँ पर आए। ठाकुर प्रसाद एडवोकेट, बीजेपी के प्रसिद्ध प्रदेश अध्यक्ष थे, वो वहाँ पर लाए गए। भोला प्रसाद सिंह एक थे, कई सारे जो अच्छे बिहार के नामी गिरामी, कैलाशपति मिश्रा थे, नामी गिरामी लोग थे, वो वहाँ पर आए। तो वो 7 दिन उनके साथ बात करके, उनकी कैसे सोच उनकी कैसी होती है, राजनीति में एक्चुअली क्या होता है टॉप लेवल के ऊपर। हम तो अपना छात्र लोग तो सड़क के ऊपर जुलूस निकाल खत्म कर दिया कहानी, धरना में। लेकिन ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उस स्तर पर कैसे राजनीति की जाती है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है, वो सब उनसे बात करके हमने सीखा, वहाँ से जाना। तो इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये सब जेल में हो रहा था? हाँ, जो ये थे नेता लोग थे, वो लोग तो अपना जनरल बातें कि यहाँ समाज में बराबरी होनी चाहिए, लोहिया जैसे। मुझे कुछ घटनाएं स्पेसिफिक याद थी लोहिया जी के बारे में, तो मैंने वो सब रखी वहाँ पे। 7 दिन के बाद फिर वो जो इधर के और दूसरे छात्र नेता थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट किया, वो कागज पत्र करके, और तो हमें छुड़ाने का इंतजाम किया। 8वें दिन हमें पता चला कि हमारी छुट्टी हो गई, जा सकते हैं यहाँ से। तो सर, जितना आपका राष्ट्र प्रेम है, उस समय आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा इतने लोगों के बीच में रहने के बाद थोड़ा सा इस तरफ जा सकते हैं? नहीं, वो नहीं आया। वो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, वो जानकारी एकत्र कर रहा था कि क्या होता है राजनीति के अंदर। लेकिन मेरा जो एक था कि शिक्षा प्राइमरी है। देखो, शिक्षा प्राइमरी है, आप ठीक ढंग से सिचुएशन को एनालाइज करें, ये जरूरी है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स भी तभी अच्छी चलेगी ना जबकि हमारा जो वोटर है, आम वोटर, उसकी एक ट्रेनिंग हो, कि हाँ, देश के लिए, समाज के लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, उसमें अपना स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए, अपने कास्ट का स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए, अपने रिलीजन का स्वार्थ। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करेंगे। वो अच्छे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी बस का नहीं है ये शिक्षक ही कर सकता है, और शिक्षा के माध्यम से इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो शिक्षा बहुत बेसिक है, वो हर तरीके की उसको नीड वो कैटर करती है। जहाँ पर भी आपको कुछ चाहिए ना, तो ये शिक्षा के माध्यम से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास समर्पित शिक्षक हो तो।
ऑन द एंडिंग नोट में चाहूँगा कि आपका जो जीवन रहा है आप उससे कुछ चीज़ें बताएं दर्शकों को, 4 या 5 एडवाइसेस, लर्निंग्स। देखो, एडवाइसेस तो मैं क्या कहूँगा, सभी लोग विद्वान होते हैं। मेरा मानना है कि मैंने पहले भी आपसे वार्ता में कहा था कि कोई बहुत ब्राइट और कोई नहीं ब्राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी लोग विद्वान होते हैं, सभी लोगों की समझ होती है। लेकिन हाँ, हमने एक विशेष परिस्थितियों में, स्कूल सिस्टम के अंदर में, समाज के अंदर में रह करके जो हमारी अपनी खुद की आंतरिक शक्तियाँ हैं ना, उसको हम डिम कर रहे हैं, उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं और डिपेंड हो रहे हैं दूसरों के ऊपर। हमारे पिताजी ये करेंगे तब मेरा ये होगा, माताजी वो करेगी तब होगा, फ्रेंड मैं क्या करूँ, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं क्या करूँ। ये मैं क्या करूँ वाला जो भाव है, वो हटना चाहिए और मैं कर सकता हूँ ना, मैं करूँगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार मैं करूँगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दैट इज़ वन, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर यकीन रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, ये सबसे पहली ज़रूरत है। बड़े उद्देश्य रखो, और बड़े उद्देश्य का मतलब बड़ा पैकेज नहीं होता है, पैकेज बहुत छोटा उद्देश्य है। पैकेज जो है बहुत छोटा उद्देश्य है। पैकेज लेकर के आप तरह-तरह की बीमारियों को ज़्यादा आमंत्रण देंगे, बजाय सुखपूर्वक जीवन बिताने का, राइट? तो बड़ा उद्देश्य रखना है, पवित्र उद्देश्य रखना है, तो फिर वहाँ उसके लिए आप अपनी शक्तियों का कैसे उपयोग करेंगे? लॉन्ग टर्म के अंदर में आपके जीवन की सफलता इसी में आती है। जीवन की सफलता जो है वो धन अर्जन में नहीं है, मकान अर्जन में नहीं है, और नेम और फेम में भी नहीं है। लेकिन मैंने नेचर को कितना कंट्रीब्यूट किया है, मैंने सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितनी ज़िंदगियों को मैंने छुआ है, वहीं से निकल के आना है। तो आप जो भी रास्ता चुनो, चाहे आप यूपीएससी के थ्रू जाओ, आप मैनेजमेंट के थ्रू जाओ, कैसे जो भी पॉलिटिक्स के थ्रू जाओ, एनजीओज़ के थ्रू जाओ, जो भी रास्ता चुनो, और ये ध्यान में रखने का है कि ये प्लैनेट बहुत खूबसूरत भी है और बहुत यूनिक भी है। सारी दुनिया, विश्व ब्रह्मांड के अंदर में यहीं पर जीवन है नहीं। इतना स्पेशल ये प्लैनेट, और इतने स्पेशल हम लोग हैं। तो उसको हम एनरिच करेंगे, उसको हम, यहाँ रहने वाला जो समुदाय है उसको सुखपूर्वक रहने की दिशा के अंदर में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनको मजबूत करने की दिशा में हम काम करेंगे। ये है बड़े उद्देश्य। तो इनको लेकर के, और अपनी क्षमताओं का विकास करना, और अपनी क्षमताओं का विकास करने के कई पहलू हैं। एक तो जानकारियाँ अपने पास ज़्यादा हों तो हमारी क्षमताओं का विकास होता है। फिर उन जानकारियों का एनालिसिस हम कर सकते हैं ठीक से, वहाँ से होता है। तो वो एनालिसिस करने के बाद हम नए रास्ते खोज सकते हैं कि इस रास्ते चलेंगे तो अच्छा होगा, इस रास्ते चलेंगे तो अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बताएं अच्छी तरीके से, समय का पूरा उपयोग करें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकते हैं। बस यही सब संदेश है। ओके, सो सर व्हाट इज़ द नेट वर्थ ऑफ अच्छी वर्मा? कहना कठिन है, कठिन है, इसलिए कहना कठिन है कि जिसको कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है ना, वो मैंने कभी माना नहीं कि वो मेरे पास है। वो मेरे पास ज़रूर है, लेकिन वो मेरा नहीं है। ओके? तो इस कारण से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए मुझे जितना चाहिए उतना ही मेरे पास पैसा है। बाकी जो पैसा है मैं उसका अकाउंट होल्डर हूँ, और उसको कहाँ उपयोग होना चाहिए उसके मैनेजमेंट में मैं काम करता हूँ, मैनेजर हूँ उसका मैं। लेकिन मेरा जो अपना एसेट है वर्थ, वो उतना ही है जितना मेरे को न्यूनतम आवश्यकता है। अब मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है फ्रिज की, तो मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में सोफ़ा नहीं है, राइट? सोफ़ा की ज़रूरत नहीं है, यही वाली कुर्सी पे बैठते हैं, गुलाम जाते हैं मेरे घर में, देखते हैं। हाँ, तो मेरा उतना ही एसेट है, मेरा उतना ही नेटवर्क है।